गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर के साइंस पीजी कॉलेज कारवाड़ के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में मैं गिरिराज सिंघाटिया आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बॉटनी बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी। इस पे हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे सेकंड यूनिट की। यूनिट सेकंड है और यूनिट सेकंड का जो टॉपिक है, हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, वो है फंजाई या फंगी, या जिसे हम कवक के नाम से जानते हैं। तो जनरल इंट्रोडक्शन या जनरल अकाउंट्स के बारे में इसकी बात करें तो सबसे पहले अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो फंगी या फंजाई जो होती है वो स्पेगन्स शब्द से ली गई है। यह आपको ध्यान रखना है, स्पेगन्स शब्द से ली गई है, जो कि रोमन शब्द है। इसके बाद में इसका शाब्दिक अर्थ मशरूम, छत्रक के नाम से भी जानते हैं, कुकर नुक्ता के नाम से भी जानते हैं इसको। ये यूकेरियोटिक प्रोटिस्ट है, यानी कि आपको पता है कि आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा जो 5 किंगडम सिस्टम दिया गया था उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, इसी प्रकार फंजाई है, प्लांट्स है, एनिमिलिया है, ये 5 जगत किंगडम दिए थे। उसमें से जो प्रोटिस्टा है उसमें जो है उसको फंजाई को रखा गया है। फंजाई में अगर बात करें, कवकों में अगर बात करें तो थैलोइड बॉडी पाई जाती है। थैलोइड बॉडी से मतलब होता है कि जो उसकी स्ट्रक्चर होती है वो एक थैलस नुमा होती है, यानी कि उसमें जो है राइजोट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, और जो बॉडी पूरी की होती है वो थैलस स्ट्रक्चर होती है, जिसमें डोर्सल और वेंट्रल सरफेस प्रेजेंट होती है। इसके बाद में बात करें हम डेफिनेशन की बात करें तो एलेक्ट्रोपोलस, मैक्सिस और ब्लैकवेल जो साइंटिस्ट थे उनके अनुसार कवक की डेफिनेशन दी गई है, कवकों की परिभाषा दी गई है। तो एक तो आपको ध्यान रखना है, कवक जो होते हैं वो सुकेंद्री यानी कि यूकेरियोटिक होते हैं। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है, जैसे इसमें इसकी डेफिनेशन हम लिख देते हैं, क्या है, सुकेंद्री, यानी कि सुकेंद्री मीन्स होता है यूकेरियोटिक। यह आपको ध्यान रखना है, सुकेंद्री की का मतलब होता है यूकेरियोटिक। दूसरा जो है इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है या क्लोरोफिल अनुपस्थित। दूसरी चीज, इसमें जो जनन होता है वो स्पोर्स के द्वारा होता है। तो यहाँ आप ध्यान रखना, रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाइस्पोर है, बाइस्पोर, यानी कि जो जनन की क्रिया है वो बीजाणु के द्वारा इसमें पाई जाती है। दूसरी चीज, इसमें लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कवकों में जो जनन होता है वो स्पोर के द्वारा तो होता ही है, पर यहाँ दो विधियाँ काम में आती है। एक तो आती है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है। ठीक है, इसमें जो थैलस होता है इसका वो शाखित होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो थैलस होता है वो ब्रास्ट होता है, शाखित होता है। ठीक है, इसके बाद में क्लोरोफिल अनुपस्थित हो गया है। इसके बाद में अगर बात करें, जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन से निर्मित होती है, काइटिन या सेलुलोज या कभी कभार दोनों से निर्मित होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज जो होती है वो काइटिन या सेलुलोज या दोनों से निर्मित होती है। ये जो है एलेक्ट्रोपोलस
दी गई थी। ठीक है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। ये तो एक सिंपल इंट्रोडक्शन है इसका। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे इसका जो सिंपल इंट्रोडक्शन था ये था, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बात करें द मेन कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई, कवकों की जो लक्षण है उस पर चर्चा करेंगे हम। ध्यान रखना है इस चीज का। देखो, कैरेक्टर्स की बात की जाए यानी कि कवकों के सामान्य लक्षण, कवकों के सामान्य लक्षण या केवल लक्षण भी आप लिख सकते हैं, कैरेक्टर्स जिसे बोलते हैं। तो आइंसवर्थ के अनुसार, एक साइंटिस्ट है, आइंसवर्थ के अनुसार इसके कैरेक्टर्स का हम ध्यान देंगे। सबसे पहले बात करेंगे पोषण की। सबसे पहले बात करें पोषण की, न्यूट्रिशन की बात करें। सबसे पहले बात करें न्यूट्रिशन की, अगर बात की जाए, पोषण की अगर बात की जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि कवक जो होती है इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो ये कैसे होते हैं? पोषण के आधार पर कवक परपोषित होते हैं, कवक परपोषित होते हैं यानी कि दूसरों से अपना भोजन लेने वाले। तो कवक परपोषित होते हैं एवं अवशोषी भी होते हैं, वह अवशोषी होते हैं, अवशोषी होते हैं, ये भोजन का चूषण करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, परपोषित होते हैं और अवशोषी भी होते हैं। दूसरा, ये भोजन का अंतर्ग्रहण विरल रूप से, ये हम कह सकते हैं जो फूड होता है, भोजन भी होता है, भोजन का विरल रूप से अंतर्ग्रहण करते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। तो पोषण के आधार पर कवक कैसे होते हैं? परपोषित होते हैं, अवशोषी होते हैं और विरल रूप से भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। पोषण के हिसाब से बात करें कवकों की। नेक्स्ट पॉइंट है थैलस। थैलस की अगर बात की जाए तो थैलस जो होते हैं वो अधस्तर या आधार, बेस जो होता है, आधार के ऊपर व भीतर पाए जाते हैं। यानी कि जो सरफेस होती है उसके ऊपर भी हो सकते हैं और उसके नीचे भी हो सकते हैं। तो अधस्तर या आधार के ऊपर व भीतर पाए जाते हैं, थैलस की अगर बात की जाए। दूसरा पॉइंट थैलस में आपको ध्यान रखना है, इसमें फिलामेंटियस यानी कि एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर, बहुकोशिकीय तंतुओं, फिलामेंट्स जो होते हैं तंतुओं से बना होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो थैलस होता है मल्टी सेलुलर टाइप्स का होता है, मल्टी सेलुलर टाइप्स का होता है। तीसरी चीज अगर इसमें बात की जाए कि
नॉन सेप्टेड कवक बहुत से कवक तंतु मिलकर माइसीलियम कवक जाल का निर्माण करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत से कवक तंतु मिलकर कवक जाल या माइसीलियम का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके बाद में दूसरी बात करें हम लोग, कवक जाल जो होता है, कवक जाल पट्युत व पट्टिहीन यानी कि सेप्टेड एंड नॉन सेप्टेड दोनों प्रकार के होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, सेप्टेड और नॉन सेप्टेड टाइप के होते हैं। दूसरी चीज, इसमें चल बीजाणु मीन्स जूस स्पोर पाए जाते हैं। यानी कि इसकी बात करें हम लोग, जूस स्पोर बनते हैं। यह आपको ध्यान रखना है, चल बीजाणु बनते हैं। तो आपके सामने ये पॉइंट्स आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है थैलस के बारे में। तो थैलस की अगर बात की जाए तो इसमें थैलस जो होता है वो ग्राउंड, अंडरग्राउंड भी होता है और सरफेस पे भी रहता है। दोनों चीज़ें हैं। जो भी इसका बेस होगी, जो भी आधार सतह होगी, चाहे वो वाटर है, चाहे वो वुड वगैरह है, लकड़ी वगैरह है, चाहे कोई भी सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर भी रहेगी और सरफेस के इनर साइड्स यानी कि अंदर की तरफ भी रहेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको देखना है कि इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो मल्टीसेलुलर जो फाइबर्स होते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ थैलस का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर मल्टीसेलुलर जो फिलामेंट्स जो होते हैं वो आपस में मिलकर, कनेक्ट होकर, एक दूसरे से मिलकर किसका निर्माण करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ माइसीलियम, कवक जाल का निर्माण करते हैं। तो जैसे इसमें हम इस चीज़ को समझते हैं थैलस में कि जैसे मान लो यहाँ पर ये हमारे पास ये फिलामेंट्स हैं। तो ये फिलामेंट्स जो होते हैं वो आपस में मिलकर माइसीलियम या कवक जाल का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये फिलामेंट्स सेप्टेड भी हो सकते हैं, नॉन सेप्टेड भी हो सकते हैं, मतलब पट्टिहीन के बीच में। जैसे मान लो आपके पास में ये हमने एक बना लिया फिलामेंट, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है? फिलामेंट है, ये फिलामेंट है। अब यहाँ फिलामेंट जो है इस फिलामेंट में आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर इस कवक तंतु में ये सेप्टेड प्रकार का है। सेप्टेड प्रकार से मतलब यहाँ पर जो कवक जाल होता है उसके अंदर पट पाए जाते हैं। अब पट के अंदर अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो एक है। तो यहाँ पर यूनिसेलुलर यानी कि मोनोकैरियोटिक टाइप्स का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। समझना इस चीज़ को, मोनोकैरियोटिक टाइप का न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट है। अगर न्यूक्लियस दो हो तो डाइकैरियोटिक प्रकार की सेल्स होती हैं और मोर
अगर न्यूक्लियस एक से अधिक होते हैं तो वहाँ पर मल्टी सेलुलर या मल्टी कैरोटिक टाइप्स की सेल है। तो कुल मिला के बात हमारे को ये ध्यान रखनी है कि पट के अंदर न्यूक्लियस कितने प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करता है ये चीज। भाई न्यूक्लियस एक है तो मैं मोनोकैरियोटिक सेल्स बता सकते हो आप, और अगर न्यूक्लियस दो है तो डाइकैरियोटिक सेल्स बता सकते हो। ठीक है, ये न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज सेप्टेड नॉन सेप्टेड मीन्स, सेप्टेड का मतलब होता है जिसमें पट पाए जाते हैं, नॉन सेप्टेड मीन्स जिसमें पट नहीं पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हम देख लेंगे कि कौन कौन सी क्लास के अंदर सेप्टेड और नॉन सेप्टेड माइसीलियम प्रेजेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी जनरल कैरेक्टरों पर ध्यान दे रहे हैं। तीसरी चीज यहाँ बात करें, थैलस मल्टीसेलुलर टाइप्स का होता है, बहुकोशिक होता है, क्योंकि उस बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना है। बहुत से फिलामेंट्स जो होते हैं वो आपस में कनेक्ट होकर थैलस ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन में ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा मैंने बता दिया है कि जो कवक तंतु जो होते हैं, जो फंगी फिलामेंट्स होते हैं या फंजाई फिलामेंट्स जो होते हैं, वो आपस में मिलकर माइसीलियम या फॉर्मेशन ऑफ माइसीलियम। ठीक है, इसमें दूसरी चीज हमारे पास आ रहा है, इसमें जो स्पोर्स बनते हैं, ज्यादातर जो स्पोर बनते हैं, बीजाणु जो बनते हैं वो जू स्पोर बनते हैं। चल बीजाणु जिसे कहते हैं, चल बीजाणु इसलिए बोलते हैं हम उन्हें क्योंकि उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, यानी कि फ्लैजिला या कसाबिका उसमें पाई जाती है, इसलिए जू स्पोर जो होते हैं वो जो है चल बीजाणु के रूप में यहाँ प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें थैलस में, आगे हम देखते हैं इसमें थैलस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसमें किस प्रकार थैलस स्ट्रक्चर होती है। थैलस स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए थैलस स्ट्रक्चर का जब हम डायग्राम बनाएंगे तो सेप्टेड और नॉन सेप्टेड टाइप का थैलस इसमें हमारे को बनाना है। देखते हैं कैसे बनाएंगे। जैसे हमने एक माइसीलियम बनाया है, तो यहाँ पर हम सेप्टेड माइसीलियम बना रहे हैं। ये सेप्टेड माइसीलियम है, पट्टीयुक्त कवचार जिसे बोलते हैं, ये सेप्टेड माइसीलियम है। ठीक है, नॉन सेप्टेड भी बना देते हैं। ये नॉन सेप्टेड माइसीलियम। तो ये क्या हो गई, ट्यूबर स्ट्रक्चर।
ठीक है, ये है कवक या हाइफी। हाइफी ये आपको ध्यान रखना है, हाइफी। ठीक है, जिसे कवक तंतु कहते हैं, कवक तंतु। ठीक है, न्यूक्लियस सेल कैसी होगी यहाँ पर, मोनो कैरियोटिक सेल, यानी कि एक केंद्र की कोशिका। मोनोकैरियोटिक सेल हो गई, एक केंद्र की कोशिका हो गई। ठीक है, एसेप्टेड माइसीलियम है ये तो सेप्टेड है, ऊपर वाला तो क्या है, सेप्टेड। सेप्टेड आपको ध्यान रखना है, सेप्टेड माइसीलियम। सेप्टेड माइसीलियम, एसेप्टेड माइसीलियम। क्या आपको ध्यान रखना है, सेप्टेड और एसेप्टेड माइसीलियम। ये हो गया आपका, ये आपको ध्यान रखना है। तो थैलेस स्ट्रक्चर में ये कुछ चीजें हैं जो आपस में पाई जाती है। सेप्टम, ये सेप्टम है, पट। ठीक है, अब दूसरी चीज यहां देखें हम, ओमाइसिटीज जो होती है, ओमाइसिटीज क्लास और एस्कोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज। एग्जांपल, एस्कोमाइसिटीज, माइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। ये आपको ध्यान रखना है। सेप्टेड माइसीलियम की बात करें तो सेप्टेड माइसीलियम मैंने बता दिया है आपको, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में प्रेजेंट होगा, यानी कि यहाँ पर ये सेप्टेड है। ठीक है ना, एसेप्टेड माइसीलियम यानी कि जिसको आप बोलते हो पटिहीन, हिंदी में बोलते हैं इसको पटिहीन माइसीलियम। तो पटिहीन माइसीलियम ओमाइसिटीज क्लास में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, दूसरी चीज यहाँ पर बात करें मोनोकैरियोटिक टाइप्स की, यहाँ पर सेल है हाइफी, जिसे आप कहते हो कवक तंतु। ये कवक तंतु है। तो बहुत से तंतु आपस में मिलकर माइसीलियम, फॉर्मेशन ऑफ माइसीलियम करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, फॉर्मेशन ऑफ माइसीलियम में जो वेरियस या मोर देन हाइफी होते हैं, ये आपस में कनेक्ट होकर और माइसीलियम का निर्माण कर लेते हैं, कवक जाल का निर्माण कर लेते हैं। यानी कि फिलामेंटियस टाइप का इसमें माइसीलियम होता है। ठीक है, ब्रांच होता है, यानी कि पट्टे जो शाखाओं में, ये यहाँ पर शाखाएं बनी हुई है, तो ये शाखित माइसीलियम आप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये अगर बात की जाए तो ये हो गई है आपकी थैलस स्ट्रक्चर में। इसी प्रकार आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी जो होती है, ध्यान रखोगे आप, माइक्रोबायोलॉजी जो होती है, इस माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म विज्ञान के अंदर जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ फंजाई, स्टडी ऑफ फंगी, कवकों का अगर अध्ययन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। ये मैंने पहले भी बता दिया था, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, या हम ये कह सकते हैं स्टडी ऑफ
फंजाई, फंगी, यानी कि यहाँ पर कवकों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, कवक विज्ञान। या आपको ध्यान रखना, ये माइक्रोबायोलॉजी की एक विज्ञान की वह शाखा या माइक्रोबायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंदर स्टडी ऑफ फंगी होती है, द कार्ड ऑफ माइकोलॉजी, उसे हम माइकोलॉजी या कवक विज्ञान के नाम से जानते हैं, कवक विज्ञान, या आपको ध्यान रखना है कवक विज्ञान। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें, अगर फादर ऑफ माइकोलॉजी की बात की जाए, आपको ध्यान रखना है फादर ऑफ माइकोलॉजी, तो आपको ध्यान रखना है माइकेली है, PA माइकेली, या आप नाम याद रखिए, फादर ऑफ माइकोलॉजी माइकेली, PA माइकेली। तो ये आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है, फादर ऑफ माइकोलॉजी PA माइकेली। इसी प्रकार यहाँ भी ध्यान रखो कि कवकों का जो अध्ययन किया जाता है या माइक्रोबायोलॉजी की वह शाखा, वह ब्रांच जिसके अंदर कवकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कवक विज्ञान के नाम से जानते हैं, माइकोलॉजी को उसे कहते हैं। तो यहाँ पर स्टडी ऑफ फंगी जो होती है उसमें मतलब कवकों का अध्ययन किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, कुछ सिंपल इंट्रोडक्शन भी आपके साथ साथ चल रहा है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, इसमें थैलस पूरा हो गया है। थैलस के बाद में बात करें हम कि सेल वॉल, कोशिका भित्ति पर बात करते हैं, कवकों की कोशिका भित्ति। सेल वॉल की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा सेल कोशिका भित्ति, यह आपको ध्यान रखना है, कोशिका भित्ति है। देखिए कवकों की जो सेल वॉल, मतलब जैसे मान लो ये फिलामेंट्स है, ठीक है, इसको हम कवक तंतु के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा इसका जो नाम था वो हाइड्रीबी है। ठीक है, अब इसके अंदर जो इसकी सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, ये सेल वॉल, तो सेल वॉल जो होती है वो काइटिन से निर्मित होती है। पहली चीज तो सेल वॉल जो होती है वो काइटिन से निर्मित होती है, परंतु ऊमाइकोटा जो संघ होता है, फाइलम जो होता है, में सेल वॉल सेलुलोज से निर्मित होती है, सेलुलोज से निर्मित होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऊमाइकोटा जो होता है इसमें सेलुलोज से निर्मित होती है, यह आपको ध्यान रखना है। या ओमाइसिटीज जो होती है, क्लास की अगर बात की जाए, क्लास ओमाइसिटीज, तो ओमाइसिटीज के अंदर आपको ध्यान रखना है सेलुलोज से बनी होती है कोशिका भित्ति, सेल वॉल कोशिका भित्ति। क्लास ओमाइकोटा अगर बात करें तो संघ है, और माइसिटीज ओमाइसिटीज क्लास है। तो ये दोनों ही चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी जो अदर्स जो क्लासेज होती है फंजाई में, अदर जो क्लासेज होती है उसमें काइटिन से निर्मित सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें फोर्थ पॉइंट, इसमें आता है आपका जो रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स प्रजनन की बात की जा रही है,
कौकों में जो प्रजनन होता है वो नॉर्मल रूप से देखा गया है कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल मेथड्स यहाँ पर काम में आती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्रोसेस यहाँ काम में आएंगे। यहाँ कौकों में अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन विधि के द्वारा इसमें प्रजनन होता है। वो हम आगे देख लेंगे कि प्रजनन किस हिसाब से होता है इसमें, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है। दूसरा, इसमें जो थैलस होता है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें समथैलेसी और विषमथैलेसी, समथैलेसी और विषमथैलेसी, यह आपको ध्यान रखना है। समथैलेसी और विषमथैलेसी यानी कि होमोथैलिक यह आपको ध्यान रखना, होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक। थैलेस इसमें प्रेजेंट पाया जाता है। ठीक है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करेंगे, ये पॉइंट आपके सामने भी आएंगे आगे, समथैलेसी, मोनोथैलिक और हेटेरोथैलिक क्या होता है, तो ये चीजें हम दोनों चीजें भी यहाँ पर इसका भी अध्ययन हम करेंगे। इसके बाद में बात करें हम न्यूक्लियर स्टेटस की। न्यूक्लियर स्टेटस से मतलब होता है केंद्रीय की स्थिति। केंद्रीय स्थिति तो केंद्रीय की स्थिति कौकों में केंद्र जो होता है सुस्पष्ट होता है, मतलब मैंने बता दिया है यूकेरियोटिक टाइप का होता है। सुसंगठित केंद्र पाया जाता है। अगर बात करें हम न्यूक्लियर स्टेटस की, केंद्र की स्थिति की बात की जाए तो सुसंगठित केंद्र किसमें पाया जाता है। पटिहीन जो आपके माइसीलियम होते हैं यानी कि एसेप्टेड जो माइसीलियम होते हैं, एसेप्टेड जो माइसीलियम होते हैं उसमें मल्टी न्यूक्लिएट होता है, ये बहुकेंद्रीय, या आपको ध्यान रखना मल्टी न्यूक्लिएट होता है ये एसेप्टेड में। और अगर सेप्टेड की बात करें, सेप्टेड माइसीलियम की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो सेप्टेड माइसीलियम में भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो मोनोकैरियोटिक और डाइकैरियोटिक प्रकार का होता है, यानी कि मोनो न्यूक्लिएट, यह आपको ध्यान रखना है मोनो न्यूक्लिएट। ठीक है ना। और डाइन्यूक्लिएट भी कह सकते हो, यहाँ पे डाइन्यूक्लिएट भी होता है, यहाँ पर ध्यान रखना डाइन्यूक्लिएट, यह आपको ध्यान रखना है। तो दोनों पोजीशन यहाँ चलती है। एसेप्टेड माइसीलियम है उसमें मल्टी न्यूक्लिएट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और सेप्टेड माइसीलियम होता है इसमें मोनोन्यूक्लिएट और डाइन्यूक्लिएट माइसीलियम प्रेजेंट होता है, या हम ये कह सकते हैं केंद्रक उपस्थित होता है। यह आपको ध्यान रखना है। ये न्यूक्लियर स्टेटस की बात हो रही है। बिल्कुल आप इन चीज़ों को बिल्कुल सीरियस तरीके से इनको पढ़ें, क्योंकि इनके बारे में हमारे को आगे पूरा अध्ययन करना है। तो अगर जनरल इंट्रोडक्शन पे हम चर्चा कर लेंगे पूरी तरीके से, तो हमारा करीबन 60% जो है वो माइसीलियम से रिलेटेड या कौकों से रिलेटेड सारी चीज़ें हमारे समझ में आ जाएंगी। तो हम बहुत बारीकी से चल रहे हैं। आप इन पॉइंट्स को बिल्कुल तरीके से पढ़ें। ठीक है।
इसके बाद बात करें हम लोग लाइफ साइकिल की, तो इसका जो लाइफ साइकिल यानी कि जीवन चक्र की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जीवन चक्र जो होता है, लाइफ साइकिल की बात की जाए तो कवकों का जीवन चक्र या जीवन चक्र बता सकते हैं इसको हम। तो जीवन चक्र इसका दोनों टाइप्स का होता है, एक तो सिंपल टाइप्स का भी होता है और एक कॉम्प्लेक्स टाइप का भी होता है। यह आपको ध्यान रखना, सरल भी होता है जटिल भी होता है, दोनों चीजें यहाँ प्रेजेंट है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी प्रकार हैबिटेट्स की बात की जाए, यह आपको ध्यान रखना है। हैबिटेट्स की अगर बात की जाए, हैबिटेट क्या है, आवास क्या है इसका, तो आवास में भी आपको ध्यान रखना है कुछ पॉइंट्स। जैसे आवास में अगर बात की जाए तो कवक के जो आवास होते हैं इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। पहली चीज तो क्लोरोफिल जो होता है वो तो होता है एब्सेंट होता है। इसी प्रकार अगर बात की जाए सेकंड पॉइंट की, तो यहाँ पर ये स्पोरोफाइट भी होते हैं। स्पोरोफाइट का मतलब होता है मृतजीवी, कवक मृतजीवी भी होते हैं। सैम्बायोनेट्स, सैम्बायोनेट्स का मतलब होता है ये सहजीवी के रूप में भी होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये पैरासाइट्स भी होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं, परजीवी जिसे बोल सकते हैं। अगर आवास की बात की जाए तो ये परजीवी भी होते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। स्पोरोफाइट्स, सैम्बायोनेट्स और पैरासाइट्स, ये हैबिटेट है इसकी, आवास, ये कवकों के आवास हैं। ठीक है, मृतजीवी से मतलब होता है मरे हुए या डेथ, जो सबस्ट्रेट्स होते हैं उसको न्यूट्रिशन के रूप में ये एब्जॉर्ब करता है। सहजीवी का मतलब, सैम्बायोनेट्स से मतलब होता है कि ये सहजीवी होते हैं। सहजीवी का मतलब ये पार्टनरशिप में अपनी लाइफ कंप्लीट करते हैं। जैसे मैंने उसमें बताया था लाइकेन, लाइकेन में जो होता है वो शैवाल घटक और कवक घटक दोनों पाए जाते हैं, शैवालांश और कवकांश, ये दोनों ही लाइकेन में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। पर्टिकुलर जो लाइकेन होती है, पर्टिकुलर जो शैवाल होते हैं वो तो क्या करते हैं, लाइकेन के अंदर क्या करते हैं, लाइकेन में, लाइकेन प्लांट में शैवाल का जो मेन इम्पोर्टेंट जो कार्य है, जो फंक्शन है, वो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना। यानी कि यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सबस्ट्रेट होता है, यानी कि वहाँ पर वो एक प्रकार का बहुत ही इम्पोर्टेंट घटक होता है। तो वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा या प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन बनाता है। यानी कि लाइकेन में, लाइकेन के लिए जो है फॉर्मेशन ऑफ फूड जो है वो इम्पोर्टेंट काम होता है उसका। अगर बात की जाए कवकांश की, तो वहाँ पर कवक जो होते हैं वो एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, मेलन साल्ट्स वगैरह ये चीज़ें एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, यानी कि जमीन से जल और खनिज लवणों के अवशोषण में मदद करते हैं। तो दोनों ही अपना काम कराते हैं। बदले में जो लाइकेन होती है उनको क्या करती है, रहने के लिए आवास देती है। हैबिटेट टाइप्स के हैं, आवास देती है और खाने के लिए भोजन देती है। तो दोनों यानी कि यहाँ पर तीनों काम अपना अपना तीनों काम करते हैं। तीनों का मतलब शैवालांश और कवकांश दो ही तो होते हैं यहाँ पर घटक, तो दोनों एक दूसरे में पार्टनरशिप करते हैं। शैवाल अपना काम करता है, कवक अपना काम करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पैरासाइट से मतलब होता है परजीवी, परजीवी जो फंगी होती है, फंजाई जो होती है वो, उसमें एग्जाम्पल है जैसे मान लो अमरबेल है। अमरबेल क्या होती है, एज ए पैरासाइट्स होती है, यानी कि वो क्या करेगी कि वहाँ से जो, क्योंकि आपको पता है कि इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है,
ये खुद अपना भोजन नहीं बना सकता, क्लोरोफिल नहीं है तो भोजन नहीं बना सकता, तो ये भोजन का अवशोषण करेगी। जिस प्लांट्स के ऊपर भी ये पैरासाइट्स के रूप में होती है, उस प्लांट से वो भोजन एब्जॉर्ब करती है और अपनी ग्रोथ प्रॉपर वैसे करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है हैबिटेट्स की अगर बात की जाए तो। ठीक है, इसके बाद में बात करें हम लोग द सेल, यानी कि फंगी सेल, यानी फंजाई जो होती है, कवक जो होती है, उस कवक की जो सेल होती है वो कैसी होती है। तो हम बात करेंगे कोशिका की, कवक कोशिका। नेक्स्ट टॉपिक है कवक कोशिका। कवक कोशिका, देखिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसका डायग्राम बना लेते हैं, फिर इसमें इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स कौन से होते हैं वो सारी चीज़ हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि कवक की कोशिका भित्ति जो होती है, या सॉरी कवक जो सेल होती है वो डबल लेयर में होती है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन यहाँ प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें है, वैक्यूल वगैरह इसमें पाई जाती है। ठीक है भाई, अगर सेल वॉल की बात की जाती है, कोशिका सॉरी सेल की अगर बात की जाती है, तो कवकों में कोशिका जो होती है उसकी स्ट्रक्चर आपके सामने दी हुई है। देखो सबसे पहले अगर बात की जाए कवकों की कोशिका भित्ति की, तो आउटर जो लेयर होती है इसमें वो होती है सेल वॉल, जिसे हम कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। कोशिका भित्ति आपको पता है, मैंने वैसे बता दी है, काइटिन से निर्मित होती है, पर क्लास ओमाइसीटी जो होती है उसके अंदर कोशिका भित्ति सेलुलोज से निर्मित होती है। दूसरी बात करें प्लाज्मा लेमा है, इनर साइड्स में यहाँ पर प्लाज्मा लेमा प्रेजेंट है, तो यहाँ पर दोहरी यानी कि डबल मेम्ब्रेन यहाँ प्रेजेंट हो गई है, सेल वॉल और प्लाज्मा लेमा। राइबोसोम यहाँ पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है जो मैट्रिक्स होता है, यानी कि जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो एफटीएस यानी कि एससीएस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर बात की जाए तो यहाँ जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यहाँ को, इस चीज़ को हम यूँ भी समझ सकते हैं कि कोशिका के अंदर कोशिका, यानी कि यहाँ पर जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स भी है। तो ये एक प्रकार की जो है मेन इंपॉर्टेंट यहाँ का
का जो करेक्टर्स है वो सबसे मेन इम्पोर्टेंट यही है, लक्षण है कि कोशिका के अंदर कोशिका को की पहचान भी ये जो सेल होती है, कवकों की जो कोशिका होती है उसकी एक महत्वपूर्ण जो है विशेषता भी है। इसके बाद में अगर बात की जाए तो न्यूक्लियस जो होता है, केंद्रक भी यहाँ प्रेजेंट होता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो जेनेटिक्स मटेरियल जो होता है यानी कि न्यूक्लिक अम्ल जो होता है यहाँ पर डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। पर जेनेटिक्स मटेरियल की अगर बात की जाती है तो जेनेटिक्स मटेरियल जो होता है वो डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। और नॉन जेनेटिक्स मटेरियल जो होता है वो आरएनए होता है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि जिस सेल्स के अंदर अगर डीएनए जेनेटिक्स मटेरियल होता है उसी सेल्स के अंदर आरएनए नॉन जेनेटिक्स मटेरियल होता है। प्लांट वायरस जो होते हैं उसमें जेनेटिक्स मटेरियल जहाँ पर आरएनए होता है वहीं पर नॉन जेनेटिक्स मटेरियल डीएनए होता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था, क्योंकि आपको पता है कि जो कवकों की कोशिका भित्ति होती है वो यूकेरियोटिक टाइप्स की होती है, इसलिए यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म जो होता है, कोशिका ध्रुव जो होता है, उस कोशिका ध्रुव में राइबोसोम जो होते हैं वो ATS प्रकार के होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो राइबोसोम होते हैं उनका जो मेन इंपोर्टेंट काम होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इसी प्रकार बात ये हो गई हमारी राइबोसोम से, न्यूक्लियस से रिलेटेड हो गई है। न्यूक्लियस में आपको बता दिया मैंने, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो डीएनए आरएनए प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में अगर बात करें न्यूक्लियस की, यानी कि केंद्रिका यहाँ पर केंद्रक में प्रेजेंट होती पाई जाती है और ये फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स करती है। यानी कि केंद्रिका को हम क्या कह सकते हैं, राइबोसोम की फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि राइबोसोम का निर्माण जो होता है वो केंद्रिका के द्वारा ही होता है। साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में बहुत से फैट ग्रेन्युलर्स पाए जाते हैं, ऑयल ड्रॉप्स पाई जाती है, ग्लाइकोजन, फूड स्टोरेज वगैरह पाए जाते हैं। ये सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो सारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। जितने भी ये अंग वगैरह है, कोशिकांग है, वैक्यूल वगैरह है, रिक्तिका वगैरह है, ये सारी चीजें इसमें। इसी प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें प्रेजेंट होती है, अंतःपर्दवी जालिका जिसे आप बोलते हो, यानी कि स्केलेटल सिस्टम्स ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का जो कंकाल होता है, कोशिका का जो कंकाल बनता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही बनता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ प्रेजेंट होती है। वैक्यूल भी यहाँ पाई जाती है। ऑस्मोसिस रेगुलेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, प्राशन नियमन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वैक्यूल, ये भी आपको ध्यान रखना है। रिक्तिका जो होती है वो किसी सेल्स में अगर रिक्तिका है तो वो रिक्तिका जो मेन इंपॉर्टेंट काम करती है वो मेन इंपॉर्टेंट काम करती है ऑस्मोसिस रेगुलेशन, यानी कि प्राशन नियमन में वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि अगर किसी सेल्स में अनावश्यक रूप से, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर भोजन आ जाता है तो जितना सेल को चाहिए उतना भोजन तो वो सेल के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, परंतु जो अतिरिक्त एडवांस्ड जो फूड्स होते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं एडवांस जो फूड होता है उसको स्टोरेज करने का जो काम होता है वो वैक्यूल का होता है। इसी प्रकार अगर किसी सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर मिनरल साल्ट्स वगैरह, वाटर वगैरह आ जाता है तो एडवांस जो मिनरल साल्ट्स वगैरह है, इसी प्रकार जैसे वाटर वगैरह है, उसको भी स्टोरेज करती है और बाकी का जो होता है वो तो सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो ही जाता है। ठीक है, ग्लाइकोजन मैंने बता दिया, ग्लाइकोजन है, फैट है, इसी प्रकार फैट ग्रेनुलर्स है, इसी प्रकार ऑयल ड्रॉप्स है, ये संचित भोजन के रूप में सेल्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, 17 इस प्रकार का राइबोसोम मैंने बता दिया। यहाँ पर क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी है जिसे हम पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं, तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एज ए पावर हाउस है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 70 इस प्रकार के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। लिपिड वगैरह यहाँ पर, लिपिड ग्रेनुलर्स वगैरह यहाँ प्रेजेंट होते हैं, लिपिड के कण भी यहाँ पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो होती है वो फंजाई सेल्स होती है, इसमें आइए आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर बात करें हम लोग आगे फंजाई के बारे में, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कवकों में पोषण। ये हमारा, या सॉरी हम कह सकते हैं मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन।
मेथड ऑफ पोषण की विधियां, पोषण की विधियां। देखो इसके लिए हम एक चार्ट बना लेते हैं कि इसमें कौन सी पोषण की विधियां हैं। तो सबसे पहले चार्ट बनाते हैं। तो कवकों में पोषण के लिए विधियां जो है उसको 3 भागों में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले बात करें पैरासाइट की, पैरासाइट जिसे हम परजीवी भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में दूसरी बात करें हम लोग स्पोरोफाइट जिसे मृतजीवी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, एक तो परजीवी स्पोरोफाइट और सैम्बाइनेट्स। यानी कि सहजीवी, सहजीवन या सहजीवी आपको ध्यान रखना है। परजीवी का मतलब क्या होता है? जीवित जीवों से भोजन लेना, जीवित जीवों से भोजन लेना, ये आता है पैरासाइट्स में। जीवित जीवों से भोजन लेना पैरासाइट में। इसी प्रकार मृत पदार्थों से भोजन लेना, मृत पदार्थों से भोजन लेना, क्या आता है आपका स्पोरोफाइट में। सैम्बाइनेट में आते हैं मिलजुल कर जीवन यापन करना, मिलजुल कर जीवन यापन करना। क्लियर? अब सबसे पहले पैरासाइट्स में बात करेंगे। इसको 3 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहले आता है अविकल्पी परजीवी, अविकल्पी परजीवी। ठीक है, ओब्लिगेटेड, ओब्लिगेट पैरासाइट, ओब्लिगेट पैरासाइट यानी कि अविकल्पी परजीवी। विकल्पी परजीवी, विकल्पी परजीवी। और तीसरा आता है आपका विकल्पी मृतजीवी, विकल्पी मृतजीवी। ये आपको ध्यान रखना है। पैरासाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट, रेडियो स्पोरोफाइट, ठीक है। अब इसके अंदर लाइकेन और माइकोप्लाज्मा, सैम्बाइनेट्स में भी और प्रोकैरियोट्स में लाइकेन और माइकोराइजा। माइकोराइजा कवक, कवक माइकोराइजा, कवकजाल, कवकजाल भी कह सकते हो, माइकोराइजा, कवकमूल, ठीक है। लाइकेन,
ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई है। अगर मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि कवक कैसे होते हैं, स्पोरोफाइट होते हैं, पैरासाइट होते हैं और सनबाइलेंट्स होते हैं। मिलजुल कर जीवन यापन करना, मृत पदार्थों से भोजन लेना और जीवित जीवों से भोजन लेना। इसमें अविकल्पी परजीवी, विकल्पी परजीवी, विकल्पी मृतजीवी, इसमें लाइकेन और माइक्रोरेजा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परजीवी से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पॉइंट रहेगा पैरासाइट, ठीक है। इसको आप पढ़ लेना तरीके से, सारे को उतार लेना, ये चीजें आप पे क्लियर हो गई। अब बात करेंगे हम लोग सबसे पहले पैरासाइट पे। परजीवी डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई है। जीवित जीवों से भोजन लेने वाले, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह सकते हो, जीवित जीवों से भोजन लेने वाले, ये आपका हो गया है पैरासाइट। क्लियर। पैरासाइट की डेफिनेशन हो गई, जीवित जीवों से जो भोजन लेता है उसे हम पैरासाइट कहते हैं। इसके बाद में इसको सबसे पहले बांटा डिवाइड किया है अविकल्पी परजीवी, अविकल्पी परजीवी, ऑब्लिगेट यानी कि अविकल्पी हम इस अविकल्पी को अपनी भाषा में भी ले सकते हैं, यानी कि जिसके पास कोई विकल्प नहीं है, यानी कि अपना पूरा जीवन काल वो उसी परपोषी के ऊपर बिता दे जिसपे वो रह रहा है, जहाँ से वो न्यूट्रिशन वगैरह एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो परजीवी, वह परजीवी जो अपना संपूर्ण जीवन एक ही जीव पर करता है, अपना संपूर्ण जीवन एक ही जीव पर करता है, यानी कि व्यतीत करता है, ये लिख सकते हैं व्यतीत करता है। ध्यान रखें, वह परजीवी जो अपना संपूर्ण जीवन एक ही जीव पर व्यतीत करता है, यानी कि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, तो उसे हम अविकल्पी ऑब्लिगेट पैरासाइट्स के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें देखो एल बुको एग्जाम्पल है, एल बुको जो होता है वो अविकल्पी पैरासाइट्स में आते हैं। इसी प्रकार दूसरा जो है एरिसाइफी, ये भी अविकल्पी परजीवी है। पक्सीनिया, ये भी आपका अविकल्पी परजीवी है। और स्क्लेरोसिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्क्लेरोसिया या स्क्लेरोस्पोरा, स्क्लेरोसिया पर्टिकुलर स्पोर हो गए हैं, स्क्लेरोस्पोरा, ये आपको ध्यान रखना है। ये अविकल्पी परजीवी है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स में आते हैं ये, ठीक है। इनके पास कोई विकल्प नहीं है, जिस होस्ट प्लांट के ऊपर भी अपनी लाइफ साइकिल ये कंप्लीट करते हैं, अपना पूरा का पूरा जीवन चक्र कंप्लीट करते हैं, वो उसी प्लांट के ऊपर अपनी पूरा जीवन चक्र कंप्लीट कर लेते हैं।
तो अविकल्पी उनके पास कोई विकल्प नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन चल रहा है हमारा टॉपिक। ये टॉपिक यहीं पे ऐड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे हम आगे पोषण के आधार पर। जय श्री कृष्ण।